ज़िंदगी एक कंटिन्यूस फ्लो का नाम है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे होते हैं और एक दूसरे के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। जॉब तो वो होती है, आपको कुछ ना कुछ महाना आमदनी आ जाती है, लेकिन बहुत सारी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, चीज़ें हैं, आपके आइडियाज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। काम की लायबिलिटी ज़्यादा है। लायबिलिटीज़ में जॉब में हो सकता है आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो 8-10 घंटे में, लेकिन आपके पास ज़िम्मेदारी कम होती है। तो मैंने तकरीबन 20-22 कैफ़ेज़ विज़िट किए। मैंने वहाँ पे देखा वहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारी हर एक आइटम हमारे हमारे मतलब जैसे मैं कहूँगा 11 के करीब बर्गर है, हर बर्गर दूसरे से डिफरेंट है। हमारे मतलब पास्ताज बहुत अच्छे हैं। हमारा मटका पिज़्ज़ा जो है ना, वो बिल्कुल मटके के अंदर तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ही ऐसी स्टोरीज़ को और ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद ताज गौरी साहब, हम इनसे जानेंगे। एक तो ये राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, इसके अलावा इन्होंने करंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैफ़े डिबेला के नाम से। हम इनसे जानेंगे कि ये बिज़नेस वाली साइड पे क्यों आए और गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिज़नेस में आना एक तो वैसे ही बहुत चैलेंजिंग होता है। हम साइकोलॉजिकली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक जॉब छोड़ के हम बिज़नेस में आ रहे हैं। तो ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, और फिर इनसे हम ये भी पूछेंगे कि बिज़नेस वाली लाइफ इनकी ज़्यादा बेहतर है या जो जॉब वाली एक सिक्योर लाइफ थी उसमें इनको क्या अच्छा महसूस होता था। अस्सलाम वालेकुम नवीद ताज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि आम तौर पे अगर किसी को कोई अच्छी जॉब मिल जाए और सिक्योर जॉब मिल जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन ही हो जाता है कि वो उसके बाद उसको छोड़ के तो वो अपना कोई काम शुरू करे। लेकिन आप ड्यूरिंग द जॉब भी अपना कुछ ना कुछ काम थोड़ा बहुत कर रहे थे और फिर उसके बाद आपने पिछले कुछ अरसे में ये अपना प्रॉपर बिज़नेस स्टार्ट किया। तो सर, जॉब करना, लिखना और बिज़नेस करना, ये सारा जर्नी कैसे तय किया? बहुत शुक्रिया। असल में ना ये यूँ बाइफरकेट करना तो मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी एक कंटिन्यूस फ्लो का नाम है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे होते हैं और एक दूसरे के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। लिखने लिखाने का जहाँ तक मामला है, तो ब्लॉगिंग कह लें या आप उसे एक्सटेंडेड हमारे स्टेटसेस कह लीजिए, तो वो कुछ ना कुछ अगर आप लिखते पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, माशरे से महसूस करते हैं, तो आप उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म पे आप उसे एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, चाहे पेंटिंग में कर लें, चाहे लिखने में कर लें। तो जब आप कुछ लिखते हैं, किसी मसले पे राय देते हैं और लोगों को वो भाती है, तो फिर आपका दिल करता है कि फिर और भी उसी आप राय दें, या कम से कम आप अपने लिए याददाश्तों के तौर पे उसे महफूज कर लें। सो लिखने लिखाने की इब्तिदा ज़्यादातर मतलब ऐसे ही है, और आमद के साथ आप कह लें। वो सब चीज़ें जो आप माशरे के साथ आप करते जा रहे हैं, साथ साथ ज़ाहिर है कि आपके साथ ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर है, दूसरी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं, तो मेरा ख्याल है कि अपना काम करना ना हर शख्स का एक ड्रीम होता है। बिल्कुल। कि आप जैसे यूनिवर्सिटी से निकले हैं कि हम एक एम्पायर खड़ी करें, हम कुछ ना कुछ अपना सेटअप शुरू करें जहाँ पे अपना, उसमें ये है कि आप कर पाते हैं बसा औक़ात छोटी मोटी। मैंने मतलब टीनेज में भी अटैम्प्ट्स की कि मैं कुछ अपना काम कर लूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो लैग करता है वो जब तक आपको मार्केट का एक्सपोजर ना हो, जब तक आपको कोई डिसिप्लिन ना हो किसी जॉब का, जब तक आपको कोई मेंटोरशिप ना हो, तब तक अपना काम जो करना है ना, वो अगर किसी का कोई मतलब किसी जगह पर कोई तुक्का लग जाए तो अलग बात है, वरना अदरवाइज उस तरह से स्ट्रक्चर्ड मुमकिन नहीं हो पाता। सही। फिर पाकिस्तान के जो दूसरे हालात हैं, अपने घर के जो ज़ाती हालात होते हैं, तो बहुत सा सरमाया चीज़ें। तो मेरा जर्नी बेसिकली चिश्तियाँ ज़िला भावनगर से स्टार्ट हुआ था। वहाँ से मैं लाहौर, मैं 2008 तक तकरीबन लाहौर रहा हूँ ग्रेजुएशन के बाद। यहाँ कुछ जॉब्स की, फिर उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब में जो आपने जिक्र किया सिलेक्शन हो गई, और फिर मैं रावलपिंडी मूव कर गया। लेकिन जॉब के साथ साथ ये था कि एक आपके अंदर रहता ही है कि क्योंकि सरकारी जॉब या जिसे आप सिक्योर जॉब कह रहे हैं, जॉब तो वो होती है, आपको कुछ ना कुछ महाना आमदनी आ जाती है, लेकिन बहुत सारी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, चीज़ें हैं, आपके आइडियाज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। आप एक मोनोटोनस लाइफ का शिकार होते हैं। आप एक सुबह टाइम पे जाना है, शाम को आना, तो आपको हमेशा अंदर से कॉल आती रहती है कि यार दिस इज़ नॉट मी, मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और करना चाहिए था। या जब आपके आइडियाज़ अनहर्ड होते हैं, जब आप बहुत सारे कामों को उस तरह से लेके नहीं चल सकते जिस तरह से लेके चलना चाहिए, तो फिर आपके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि यार मैं कुछ अपना कर लूँ, अलग कर लूँ, जहाँ पे मुझे एक फ्रीडम हो। अच्छा, ये जो फ्रीडम है ना, ये भी सोचा जाता है बाज़ औक़ात कि ये फ्रीडम ऐसी है कि शायद आपने कोई साल में एक पेपर लिखना है और 2-4 कमेंट पास करने हैं, एक तकरीर करनी है, और पता नहीं नीचे लोग होंगे वो ऑटोमेटिक काम कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जॉब और काम में ना, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन पूछे ना, तो काम की लायबिलिटी ज़्यादा है। लायबिलिटीज़ में जॉब में हो सकता है आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो 8-10 घंटे में, लेकिन आपके पास ज़िम्मेदारी कम होती है। आपको ये फिक्र नहीं होती है कि मेरी बिल्डिंग में जो है ना, वो जगह पे मोटर किसी ने चलानी है, वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाए, कौन ज़िम्मेदार है। यहाँ पे और किसी इदारे के साथ कोई आपका मसला हो जाए तो उसको किसने फेस करना है। जबकि आप बिज़नेस करते हैं तो वो आपकी 24 आवर की जॉब है। आपके उसमें लोगों के एचआर से लेके, आपके एडमिन लॉजिस्टिक्स से लेके,
और बेशुमार ऐसे मतलब लीगल मामला दूसरे को आपको खुद देखने पड़ते हैं। तो इसलिए ये कतन जो जॉब है वो सिक्योरिटी और अपना काम हेवन नहीं है, वो उससे ज़्यादा 3 गुना। और तीसरी बात ये कि अगर आप जॉब नहीं करेंगे और अगर आपने कभी जॉब नहीं की हुई कहीं पे, तो आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, लोगों से आप कैसे काम करवा सकते हैं अगर आपने खुद काम नहीं किया। कुछ अरसे की जॉब लाजमी है। कुछ अरसे की जॉब या ट्रेनिंग या किसी की मेंटोरशिप के साथ रहना, किसी के साथ रहना बहुत हद से ज़्यादा लाजमी है, ठीक है, ताकि आप उस काम को फिर एक जो बिज़नेस है वो कभी आइसोलेशन में खड़ा नहीं होता। उस बिज़नेस के कुछ कस्टमर्स हैं, गेस्ट हैं, मार्केट है जो आपकी है, फिर उसके कुछ सप्लायर्स हैं, फिर उसके कुछ पीयर्स हैं, लेवल है। आपको उस इंडस्ट्री को, उस जगह को, उस चीज़ को पूरा समझना पड़ता है कि ये पूरा 360 में कैसे काम करता है। तो जब तक आपके पास उस रेलिवेंट जगह का, इंडस्ट्री का, कामों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपका वो आइडिया कभी भी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये जो आपने सवाल किया था, थोड़ा सा जवाब मेरा लंबा हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि पहले आपको किसी भी जगह पर जंप करने से पहले वो विंडो बनानी पड़ती है कि आप वहाँ पर जंप कर सकें। तभी आप ज़ाहिर है एक इनकम स्ट्रीम के हिसाब से भी देखें तो उस इनकम स्ट्रीम को फिर आपने मैनेज भी करना है। तो आप इसमें वक्त लगता है, आप वो विंडो बनाते हैं और फिर आप एक जंप का फैसला। सर आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उसमें आपकी जॉब आ जाती है, फिर आपका स्टडी है, आपका मुतालिया है, आप काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और लिखते भी हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप लिखते हैं, फेसबुक पे भी और बाकी जगह पे भी। सर इसने हेल्प कैसे किया आपको जब आपने अपना ये कैफ़े खोला और बिज़नेस स्टार्ट किया? मेरा ख्याल है कि एक होती है बिज़नेस की साइड, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उसके आपने 360 डायनेमिक्स देख लिए। एक चीज़ होती है कि उस काम को उसके कोर पे समझना, उसके फ़िलॉसफी से समझना उस काम को, ठीक है। आप उस काम के लोगों से जब आप मामलात कर रहे होते हैं तो आपको जो आपका लिखा पढ़ा हुआ है वो आपके काम आता है, उनकी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि उनकी साइकी क्या है। फिर आपको कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। आप किस तरह के बहुत सारी नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। तो नेगोशिएशंस आपके जो जुमले, आपके फ़िक्रे हैं, बाज़-औक़ात वो आपके लिए काम कर जाते हैं। तीसरा ये था कि ये जैसे मेरा जो है कैफ़े डी बेला के अंदर हमारा तो इंटरेक्शन कस्टमर के साथ है, वो तो रोज़ एक लाइव थिएटर लगा होता है। आप हर एक नया दिन है, नए कस्टमर आने, लोगों को, गेस्टों को आपने सर्व करना है। उसमें उसकी जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसके कैफ़े की, चाहे स्ट्रक्चर का है चाहे मेन्यू का है, उसमें जो लोगों की साइकी के हिसाब से अगर आपने उसमें एलिमेंट चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना कैफ़े डिज़ाइन किया, तो मैंने जौहर टाउन में हमारा जहाँ पे ये ख़ियाबान फरदौसी रोड पे है, वहाँ पे कोई तकरीबन 30-35 के करीब जो वो कैफ़ेज़ हैं। तो मैंने तकरीबन 20-22 कैफ़ेज़ विज़िट किए। मैंने वहाँ पे देखा वहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक चीज़ जो वहाँ पे नहीं थी वो कि एक फ़ीमेल्स का किसी ने ध्यान नहीं किया था कि ख़वातीन यहाँ पे आती हैं अगर लॉन्गर आवर्स सेट करना चाहें। जैसे हमारा एसेंशली जितने भी कैफ़ेज़ हैं ये नाइट के कैफ़े हैं, शाम को शुरू होते हैं, सुबह तक ये चलते हैं, फजर से पहले तक। तो अगर वो वहाँ पे यूथ आती है और वो यूथ वहाँ पे बैठते हैं, लड़के तो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो मतलब अपना 4-4 5-5 घंटे बैठते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए उतना जैसे वॉशरूम्स का था, उनके सिटिंग एरियाज़ का था, ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या प्रिविलेज वहाँ पे नहीं थी। तो ये जब मैं अपना कैफ़े डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने इस चीज़ को नोट किया और ये एलिमेंट मैंने अपने कैफ़े के अंदर रखे कि ख़वातीन के स्पेशली 2 वॉशरूम्स हैं, चीज़ें हैं, वहाँ पर अपना एमिनिटीज़ हैं, फैमिली एरिया अलग से सेपरेट किया, सीटिंग ऐसी, लाइटिंग ऐसी कि जो अपना ना तंग ना करे वहाँ पे, और आप एक रिफाइंड ऑडियंस को फिर टच करने की और स्पेशली फैमिलीज़ को फिर करने की, तो कैफ़ेज़ के अंदर ये एलिमेंट फिर ऐड किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह में रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर बल्कि हमारे कैफ़े का जो नाम है कैफ़े डी बेला, ये 3 अल्फाज से मिलके बना है। कैफ़े जो फ्रेंच वर्ड है, जी सर, डी स्पेनिश वर्ड है और बेला जो इटालियन है। बेला इटालियन में एक ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, वैसे एक फेमिनिन नेम है। तो हमारा नाम ही इस चीज़ के ऊपर है कि कैफ़े डी बेला है, खूबसूरत लोगों के बैठने की जगह। सर आप राइटर होने के साथ साथ रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं और स्ट्रेटजी मेकिंग और प्लानिंग, जैसे भी आपने पिछले सवाल का जवाब दिया उससे भी पता चल रहा है। तो मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा था कहीं पे कि सुना था लोगों से कि आप जो है ना जब अपना कैफ़े का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे तो उससे पहले आप हर जो बंदा है जिसका कोई कैफ़े का बिज़नेस फेल हो गया है या जिसने पहले किया है, आप उससे मिलते थे, उससे डिस्कस करते थे। तो सर इतनी ज़्यादा रिसर्च, वो इसके पीछे क्या आपका पैशन है बिज़नेस करना? मैंने कहा ना कि देखें बिज़नेस का तो आपके अंदर या एलिमेंट होता है या नहीं होता है। तो शुरू से एक था मेरे अंदर ना कि अपना काम करना है, अपना काम करना है। अब अपने काम में मैंने आपको बताया ना कि आईटी के सेक्टर में कुछ अर्सा, कुछ साथ साथ में अपने छोटे मोटे काम, जिसे आप कह लें कि एक साइड लाइन मजदूरी, कुछ ना कुछ तो इंसान वो करता रहता है। लेकिन ये जो एक सेक्टर में एंटर होना था ना, इसका कहीं अंदर पूरा स्ट्रक्चर था। कुछ अर्सा मैंने वैसे एक मल्टीनेशनल चेन के साथ तकरीबन साल के करीब काम किया भी हुआ है फूड इंडस्ट्री में। अच्छा। और कुछ 1-2 मैं वहाँ रेस्टोरेंट्स के साथ, कैफ़ेज़ के साथ में एज ए उनके कंसल्टेंट भी रहा था। तो मुझे थोड़े से, और तीसरा ये था कि एक अपनी आइडियोलॉजी होती है ना कि दिल, दरवाज़ा और दस्तरखान खुला रखना। तो खाने का शौक़ भी है, खिलाने का शौक़ भी है, पकाने का शौक़ भी है,
तो नेचुरली था कि एक ऐसी जो बिज़नेस है जिसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है और जिसमें फूड भी है और जिसमें मतलब और भी बहुत सारी कहानियाँ जन्म लेती हैं जहाँ पे, तो इस बिज़नेस में आया जाए। तो उस बिज़नेस की फिर जब मैंने आपको कहना कि उसके जब हार्डकोर फैक्ट्स को आपने जब बात करनी है, डिस्कस करना है, समझना है, तो फिर आपको ना सिर्फ एक रिसर्च करनी पड़ती, 20-20 22-22 घंटे मेरी डेली की जो वर्किंग थी। और उसमें मतलब बहुत सारा मतलब एक पोर्शन यूट्यूब के साथ है कि रेसिपीज़ से लेके, चीज़ों से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, आइडियाज़ मैंने देखे। बहुत सारे नेटफ्लिक्स के ऊपर फूड के प्रोग्राम है। फिर लोगों से मिला, जिसका भी मुझे पता लगा ना पिंडी इस्लामाबाद में जानने वालों में कि किसी का कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, चाहे उसने बंद कर दिया हो, फेल हो गया हो, तो मैं उससे जाके मिला, उससे मैंने बात की कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह के लोग आते हैं, स्टाफ कहाँ से होना है, सप्लायर कहाँ से है, किस तरह की हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना है, फूड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो हमारी आवाम है, जो गेस्ट हैं, वो किस तरह की चीज़ को लाइक करते हैं। तो ये मैंने एलिमेंट उनसे सीखे, सुने, समझे, इंस्पायरेशन ली, फिर चीज़ों को मतलब अपने हिसाब से आके उनको मतलब अपनी रेसिपी बनाई। और फिर सर मेरा यहाँ पे ख्याल है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी जानना चाह रहे हैं और मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि कैफ़े डी बेला की जो है वो सबसे ज़्यादा कह लें कि इंटरेस्टिंग फूड आइटम वो क्या है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा काम किया? अच्छा, वैसे तो हमारी हर एक आइटम हमारे हमारे मतलब जैसे मैं कहूँगा 11 के करीब बर्गर है, हर बर्गर दूसरे से डिफरेंट है। हमारे मतलब पास्ताज बहुत अच्छे हैं, पिज़्ज़ाज बहुत अच्छे हैं। हमने फ्राइज़ के ऊपर बहुत काम किया, पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह। लेकिन अगर आप स्पेशलिटी पूछे ना, फ़र्क करें, हम एक चीज़ खाने के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारा मटका पिज़्ज़ा लीजिए। हमारा मटका पिज़्ज़ा जो है ना, वो बिल्कुल मटके के अंदर तैयार होता है, मट्टी के वो जो कुजा स्टाइल का जो होता है, उसी के अंदर ही हम उसकी डो लगती है, उसकी टॉपिंग होती है मल्टीपल लेयर्स के अंदर। फिर वो उसी तरह वो मटका ओवन के अंदर जाता है, फिर उसी के अंदर वो कुक होता है और फिर वही मटका निकल के कस्टमर को वो सर्व होता है। और मज़े की बात है, ये वाहद पिज़्ज़ा है जो चम्मच से खाया जाता है। और अगर आपका खाते खाते अगर आप रच गए हैं तो बाकी आप मटका उसी की तरह घर भी लेके जा सकते हैं। सही। तो आई वुड हाईलाइट कि आप आके ज़रूर हमारा मटका पिज़्ज़ा ट्राई। सर इसके अलावा कौन कौन से ख़ास प्रोडक्ट्स हैं पिज़्ज़ा में और कौन सी वैरायटी है, थोड़ा सा बताएं, मैं चाहता हूँ। पिज़्ज़ा हमारे जो बेसिकली जो कैफ़े का जो सारा बिल्ट है ना, क्योंकि कैफ़े है ना, रेस्टोरेंट नहीं है, बिल्कुल। तो एक तो ये शाम को खुलता है, कोई 5 बजे से लेके हम रात 3 बजे तक होते हैं। तो ये एक चाय के गिर्द बिल्ट होता है, चाय कॉफ़ी आप पीते हैं, ठीक हो गया। और चाय को जितनी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, चाहे वो फ्राइज़ हैं, वो अपना स्टार्टर की दूसरी चीज़ें, पिज़्ज़े हमारे मतलब थिन क्रस्ट पिज़्ज़े हैं सारे, एक ही साइज़ के पिज़्ज़े हैं। उसमें तिक्का फजीता पिज़्ज़ा, पेपरोनी सॉसेज पिज़्ज़ा, चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा जो होते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद अपना जो हमारे जो बर्गर्स हैं, बर्गर्स के अंदर हम जैसे हमारे पास डबल पैटी, ट्रिपल पैटी बर्गर भी है। हमने मतलब एक बर्गर का नाम पाकिस्तान में, जैसे आप K2 एक्सपीडिशन पे जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में आपको ट्रेंगो टावर्स आते हैं, तो ट्रेंगो टावर से नाम पे हमने वहाँ रखा है। तो इसी तरह हमारे जो है ना, वो एक क्रंची डायनामाइट बर्गर है जो पूरा फुली फ्राइड होता है, सही। ठीक है। एक बर्गर बॉम्ब की सूरत में आता है, वो आप कटता है, वो बर्गर बनने के बाद फ्रायर में जाता है, फिर पूरा फ्राई होकर वो बाहर आता है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हमने यूनिकनेस क्रिएट की है, हट के एक एंगल देने। और असल जो बात है वो ये नहीं है कि फ़ूड की प्रेजेंटेशन क्या है, ये फ़ूड कौन कौन सा, असल बात है कि फ़ूड बना किस तरह रहे हैं और फूड के स्टैंडर्ड क्या फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये कि इंग्रेडिएंट्स, तो ए लिस्ट हम ब्रांड यूज़ करते हैं, जो चीज़ हम घर में खुद खाते हैं वही लोगों को खिलाते हैं। क्वालिटी के हवाले से मतलब क्वालिटी भी, सफाई सुथराई भी, एम्बियंस भी, सर्विस भी। फिर ये कि हमारे कैफ़े के अंदर जो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर में बनाओ, जो चीज़ें मुझे दूसरों की अच्छी नहीं लगती थी, मैंने वो उनसे अवॉइड किया। हमारे कैफ़े में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं, हम सब टीम मेंबर हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है किसी का, हर बंदा, इंक्लूसिविटी है, हर शख्स यहाँ पे अपने आइडियाज़ देने में, चीज़ें इंप्लीमेंट करवाने में आज़ाद है। नंबर 3 है कि किसी की वहाँ पे जॉब करते हुए ना ज़ात पूछी जाती है, ना नस्ल, ना इलाका, ना उसके अपना एजुकेशन डिग्री से हमें कोई, ना उसकी जेंडर से मसला है, ना उसके मसलक, ना मज़हब। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में मतलब हमारे पास बल्ती भी लोग हैं, हमारे पास कोहिस्तानी भी हैं, हमारे पास पख्तून बेल्ट से पश्तो स्पीकिंग भी है, सराइकी स्पीकिंग भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी भी हैं। तो मतलब हमारे पास एक मिक्स है जिसमें सब लोग सब और मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं, लेकिन सब मिल के। टोटल कितनी है आपका जो स्टाफ है? मेरे पास अराउंड 20 पीपल काम कर रहे हैं वहाँ पे। सही। अच्छा सर, आपकी इंस्पायरेशन आपकी पूरी ज़िंदगी में थ्रू आउट आपने बहुत काम किया, एज आ मतलब जॉब भी आपने की, फिर आपने बिज़नेस भी किया, तो कोई ऐसी शख्सियत होती है या शख्स होता है जिससे इंसान बहुत इंस्पायर होता हो? वो पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो कौन ऐसा इंसान था जिसने बड़ा ज़्यादा, जिसे कह लें की नोट पे रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? अच्छा, ये सवाल वैसे बड़ा मुश्किल है कि मतलब किस शख्स ने की रोल प्ले किया। मैं अगर पलट के अगर अपनी पीछे वाली 40 साल ज़िंदगी देखूँ ना, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। आप जब स्कूल लाइफ से शुरू होते हैं तो बाज़ औक़ात आप किसी और तरह के होते हैं, और टीचर का कोई एक जुमला किसी एक टीचर का वो आपको उस चीज़ से हटा देता है, उस बात से बदल देता है।
मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने दिल और दर पे जगह दी और मुझे अपना उसमें किताबें भी हैं, उसमें लोग भी हैं, उसमें लोगों के लेक्चर्स भी हैं, उसमें मिलने वाले लोगों में भी हैं। तो ये इंस्पायरेशन जो होती है ना बिज़नेस करने की, काम करने की, ज़िंदगी जीने की, ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ लोग आपको चंक्स में देते रहते हैं और आप उनको इकट्ठा करके फिर अपनी शख्सियत की तामीर करने की कोशिश करते हैं। कहीं आप नाकाम हो जाते हैं, कहीं आप कामयाब होते हैं। अगर मैं आप मशहूर लोगों में मैं ज़्यादा मतलब शोहरत मैं टाइटल हटा के लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो अशफाक अहमद साहब के साथ कुछ साल मेरी सोहबत रही। उन्होंने मेरी जो ज़ाती तौर पे अंदर की पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी, ठीक है। वासफ़ साहब का मैं अभी आपके फाउंडेशन में मेरा तीसरा चौथा चक्कर है, तो उनके किताबें, उनकी किताबों से स्पेशली उनकी जो मैट्रिक के दिनों में मैंने पहली किताब उनकी किरण किरण सूरज पढ़ी थी, तो कुछ चीज़ें मुझे उसमें कासिम अली शाह साहब हमारे मतलब जब ये स्पीकर के तौर पे नहीं थे, उससे पहले से जब हम खुद लेक्चर्स वगैरह इकट्ठे मिल के ज्वाइन करते थे, तब से इनसे शनासाई है। तो दोस्तों ने बहुत, बिलाल कुतुब साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा एक आप समझ लें कि फैमिली वाला ताल्लुक़ है पिछले कोई 15-20 सालों से। अली बास के साथ है। अली बास एक ऐसा दोस्त है मेरा कि मतलब वो मुझे कहता है मैं तुमसे सीखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुमसे सीखता हूँ। और दोस्त हैं वहाँ पे, अली हमीद हैं, कुछ और लोग हैं, हसन मिराज हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं वो, मतलब बिल्कुल फैमिली। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में आप समझते हैं कि आपने अर्न किए, आप इन लोगों से मिलते हैं। और कोई मतलब मैं अपने कभी मैंने कहा ना कि दरवाजे और दर दोनों कानों के और दिल के बंद नहीं, तो कहीं से कोई चीज़ सीखने को मिल जाए, वो चाहे आपके साथ आपका ड्राइवर ही क्यों ना हो, कोई आपको अच्छी हिकमत की बात बताता है तो आप उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। सर, शाह साहब की फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, शाह साहब की फाउंडेशन का काम का मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट नज़रिया है। मैं जो कि मेरे तो बिल्कुल सामने शाहजी जो है ना वो एक मतलब उनकी पॉपुलैरिटी को जो एक अरूज नसीब हुआ है, लेकिन मैं इसे हट के एक और एंगल से देखता हूँ कि अमूमन तौर पे आप देखते हैं कि दुनिया भर के जो जितने भी स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल हों या लाइफ कोच हों, वो अपनी ज़ात के साथ सेंट्रिक रहते हैं। आप देखेंगे कि उनके अभी तक जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके, आप उनकी प्रोफाइल्स पे सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि उनके यहाँ टूर है उस कंट्री में फ़लानी जगह पे, तो आज तक उनका जो सारा हल्का बाबन उनकी ज़ात के गिर्द घूमता है। शाह जी का मैंने एक जो चीज़ देखी और इंस्पायरिंग बात है, ये अच्छी बात है कि मैंने देखी कि इन्होंने एक हटके मॉडल पे काम किया कि इन्होंने कहा कि मेरा जो स्किल सेट है, मेरी जो लाइफ लर्निंग है, ये मैं जो कुछ लोगों को डिलीवर करता हूँ तो ऐसे मेरे जैसे और लोग क्यों नहीं हो सकते। ये जो था ना, एक मैं समझता हूँ कि एक लीडर का जो बुनियादी काम होता है कि वो फॉलोअर्स नहीं पैदा करता, वो अपने जैसे लीडर्स पैदा करता है। तो शाह जी ने अपने स्किल सेट को, अपने विजन को ना एक इदारे की शक्ल दी। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन में 3-4 दफ़ा पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं बहुत अच्छा एक इल्म अदब का गहवारा, यहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। वैसे भी लोग आके यहाँ पे अपना डिस्कशन कर सकते हैं, आइडियाज़। और फिर शाह साहब से मिलने काफ़ी लोग आते हैं, बाकी ट्रेनर्स हैं यहाँ पे जो यहाँ से जिन्होंने सीखा है, और फिर वो लोग मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, एक ऐसी जगह क्रिएट करना, तख्लीक करना, जहाँ पे बैठ के बात हो सके, जहाँ पे आप अपना ना, आप पे कोई किसी किस्म की आइडियाज़ पे, सवालात पे कोई कदगर नहीं है जहाँ पे आपकी करने की। और फिर दूसरा है कि शख्सियात, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत और ज़िंदगी दे, लेकिन शख्सियात फ़ानी हैं लेकिन इदारे रह जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अपने थॉट को, अपने नज़रिए को एक प्रोसेस की और एक बाकायदा ऑर्गेनाइज शक्ल दे देना, ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अशफाक अहमद साहब का कि आपने उनसे मुलाकात भी की, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। सर, मैं चाहूँगा कोई एक या दो बातें जो उनके भी चाहने वाले हैं या ये यूथ जो सुन रही है हमारे प्रोग्राम को, कोई एक या दो बातें जो आपने उनसे सीखी हों या जो वो आपको नसीहत करते हों, आप अगर वो बताना चाहें तो। हाँ, बातें तो मतलब इशफाक साहब की तो बहुत सारी हैं और पूरी दुनिया को, लेकिन वो एक चीज़ वो हमेशा वो समझाते थे कि वो आप समझ लें कि जैसे हम ना कोई नुकीले और खुरदरे कोनों वाले पत्थर थे, तो इशफाक साहब ये करते थे कि ऐसे पत्थरों को ना वो रेती से घिस के ना, अपनी मोहब्बत की रेती से घिस के उनके कोने शोने नरम कर दिया करते थे। और उनके अंदर तो वो शिद्दत पसंदी के हमेशा बहुत वो खिलाफ थे। वो कहते थे कभी शिद्दत पसंद नहीं होना, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे नफ़रत हो। और दूसरा, वो एक दिन कोई बात हुई तो मुझे कह रहे, यार देखो, मोहब्बत का ना खंबा नहीं बनना कि एक ही घर को सप्लाई जा रही हो, तो हमेशा मोहब्बत का ना पावर हाउस बनना, ताकि तुमसे जो है ना वो सबको खैर मिले, सब जगह जो है ना वो चीज़ें बांटी जाए। बहुत खूब। तो मेरा ख्याल है कि सुनने वालों के लिए ये बात बहुत बहुत शुक्रिया नवीद ताज खौरी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी मुफीद बातें की, ख़ास तौर पे जो आपने बिज़नेस टिप्स दिए हैं कि अगर ये चीज़ें आपके पास आपको आती हैं और स्ट्रीट विजडम जिसे कहते हैं वो अगर लोग सीख लें
नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और जो इन्होंने नसीहतें की बतौर राइटर, बतौर एक अच्छी जॉब करते हुए और बतौर एक बिजनेसमैन, जैसे ये अभी अपना काम कर रहे हैं और किस तरह ये टेक्निकली एक एक चीज़ को देखते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस जो कि बहुत सारे आप कह लें कि बिजनेसमैन या रेस्टोरेंट का जो काम करते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या किसी वजह से हो जाती हैं, उनको भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ख़ास तौर पे आपने बिज़नेस के हवाले से चीज़ें सीखी होंगी कि अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने उसमें किस तरह रिसर्च करनी है, स्ट्रेटजी मेकिंग करनी है, और ये जॉब की तरह आसान नहीं है बल्कि ये ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारी रिलायबिलिटी अल्टीमेटली एक बिज़नेस ऑनर के ऊपर आती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।